आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को आप समझते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले जो चीज हम समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगता ही लगता है। ये एग्जाम बहुत कंप्रिहेंसिव है। क्यों है, इसके बारे में आपसे भी मैं बात करूंगा। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो होता है ग्रेजुएशन के साथ आपका समय। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या आप तैयारी कर रहे हो, ये 8 स्टेप आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, यूपीएससी वास्तव में क्या है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। यानी पहला चीज, जिस शत्रु से लड़ने जा रहे हो उस शत्रु के बारे में जानकारी ले लो। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश के इस एलीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और इसका जो पर्पस होता है वो देश के बेहतरीन ऑफिसर्स को लेकर आना। क्यों? जो सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लेकर आ सके, जो चैलेंजेस को डील कर सके। तो वो एक ऐसे करिकुलम को बनाता है, वो एक ऐसे जो है वो किले को बनाता है जो आपका बेसिक पर्पस ये पूरा करता है कि जो इस एग्जाम की योग्य हो, जो दबाव को झेल सके, क्विक डिसीजन ले सके, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, जिसके अंदर जो है वो एथिक्स हो, करुणा हो, दया हो, जो लोगों की मदद कर सके, सरकार की योजनाओं को बिना पक्षपात के, बिना धार्मिक जातीय पक्षपात के हर अंत्योदय तक उसको पहुंचा सके, वहां पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। इन सब गुणों को वो इस एग्जाम के माध्यम से चेक करने का प्रयास करता है। और ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से इसकी लीजेसी बनी हुई है। जो उस समय भी प्रशासन के टॉप मोस्ट ब्रेन थे, वो भारतीय सिविल सेवा से ही आया करते थे। द सीएससी इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी टू रिक्रूट ऑफिसर्स फॉर द वेरियस सेंट्रल सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज। इन सभी के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट रखता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड स्टेप, यूपीएससी सिविल सेवा का पैटर्न समझिए। आखिर इस एग्जाम का नेचर क्या है, इसको कैसे मुझे तैयार करना है। आप अगर सोच रहे हो कि आईएएस केवल एक स्टेज है, नहीं, ये 3 स्टेजेस और तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। प्री का जो स्टेज होता है, मैंने पहले बताया, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी का स्टेज होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये देखा जाता है कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई के दौरान आपने रीजनिंग करके पढ़ी है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि प्रीलिम्स का एग्जाम रीजनिंग का एग्जाम है, रीजनिंग मतलब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ये नेचर बिल्कुल अलग होता है। यहां 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर। दूसरा स्टेज होता है यूपीएससी मेंस। अब मेंस क्या होता है? जो बहुत सीरियस स्टूडेंट, जो छांटे गए हैं प्री से, जिनका फंडामेंटल क्लियर है, वो मेंस में बुलाए जाते हैं। अब मेंस बेसिकली एक जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति का एग्जाम है, कि जो आप किसी सब्जेक्ट पर जानते हैं या कई सब्जेक्ट को आप जोड़ने की क्षमता रखते हैं, उसको आपको राइटिंग में बताना है। यानी ये बेसिकली आपकी पूरी पर्सनालिटी का मिरर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, 1750 मार्क्स का स्टेज होता है। 9 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज का भी पेपर शामिल है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आयाम तय करता है। तो ये एक्चुअली में बहुत टफेस्ट जो फेज होता है, जहां पर जो सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो अगले स्टेज पे जाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बारीकी से इसको देखा जाता है और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेज को कैसे क्लियर किया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जहां आपकी पर्सनालिटी होती है, 275 मार्क्स, आप बोर्ड के सामने जाकर बैठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं और ये बताते हैं कि हां, आप जो उत्तरदायित्व तो मुझे देना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं दबाव में जो है वो जवाब दे सकता हूं, मैं पॉलिटिकल प्रेशर डील कर सकता हूं, मैं माफिया को भी डील कर सकता हूं, मैं गरीब आदमी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता हूं। आप वो बताने की वहां कोशिश करते हैं। जब ये 3 स्टेज आप क्रॉस करते हैं, तब जाकर आपको आपकी रैंकिंग मिलती है, आपकी पोस्ट मिलती है। और सबसे मजेदार बात है कि हर स्टेज एक एलिमिनेटिंग स्टेज है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो अगली बार अगर आप यहां फेल कर गए तो अगली बार आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, आपको फिर से कहां शुरू करना पड़ेगा? प्रीलिम से। यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा टफेस्ट पॉइंट है कि हर बार आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको चाहे तो आप लिख लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और मैं कहता हूं इसके बिना यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, सभी बच्चों को जानना चाहिए, और वो होता है जो सिलेबस है उसका पैटर्न को समझना। नो एंड अंडरस्टैंड द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तो जैसा मैंने बताया www.ojangedu.com, आप चाहें और इस पर जाकर डाउनलोड कर लें, या आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर मैंने ये जो है वो पीडीएफ दे रखा है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें ऐप, और वहां पर मेरी क्लासेस यहां शुरू हो चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जो भी सिलेबस है उसको आप क्रैक करें। एक होता है सिलेबस पढ़ना, एक होता है सिलेबस के अंदर छुपी हुई बातों को समझना। जिसको सिलेबस नहीं आता है यूपीएससी में आगे उसके लिए कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। आप जा सकते हैं, मेरी पुरानी सिलेबस एनालिसिस की क्लास भी आप देख सकते हैं ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, या अभी जो मैंने नया शुरू किया है आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए लेट्स शुरू करते हैं, तो इसको लिख लीजिए, दैट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बिगिनर है और आप मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अपना टारगेट आप लेके चलिए कि मुझे एनसीईआरटी करना ही करना है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सबसे यूनिवर्सल जो कंटेंट होता है वो कौन सा होता है, एनसीईआरटी होता है, सबसे यूनिवर्सल कंटेंट होता है। तो आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी किताबें बातचीत करती हुई किताबें। एनसीईआरटी किताबों से कई लोग कहते हैं सर इससे मेरा प्री निकल जाएगा, ये कोई बात नहीं करनी है। सवाल है कि तुम्हें सब्जेक्ट की समझ कितनी है। प्री क्या है, प्री समझ का एग्जाम है। प्री में कहता है कि वो 4 ऑप्शन उसने दे दिए, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। आपको समझ बनाना होगा कि जो मेरा स्टेटमेंट, मेरा क्वेश्चन है, उसके नियर अबाउट सबसे ज्यादा कौन अप्रोप्रिएट सही है या कौन सा गलत है। तो मुझे इसको समझने के लिए सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, और सब्जेक्ट डेवलप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एनसीईआरटी। पहली बात, सभी किताबों के कंपैरिजन में इसकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। अगर आप देखेंगे 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें कार्टून बने होते हैं, बातचीत की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा लगता है कि किताब हमसे बात कर रही है, हमें समझा रही है, और यूपीएससी का जो करिकुलम है उसके ये बहुत करीब है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तुम्हें आगे चलकर बहुत मदद देगा जब आपको इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट करनी पड़ेगी, यानी 2 अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। ये वहां पर सबसे ज्यादा सेगमेंट देगा, राइट। दूसरी बात, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, सीधे, मतलब आप देखोगे अगर आप उसको थॉरली पढ़ते हो, बीटीएल फॉर्म में पढ़ते हो, यानी बिटवीन द लाइन मेथड में पढ़ते हो, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फर्दर स्टडी, मेंस में आंसर राइटिंग करना है, मुझे न्यूज़पेपर की डेप्थ में जाना है, मुझे इंटरव्यू में बोलना है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है वो हमें कौन देता है, एनसीईआरटी देता है। तो एनसीईआरटी के बहुत फायदे हैं। पहली बात, बहुत आसान भाषा में, मैंने कभी इससे पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट हूं या मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, तो मुझे ये क्या होता है, जो एलियन सब्जेक्ट है उससे मुझे परिचित करा देता है, मुझे बताता है कि सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ, मुझे ज्योग्राफी के बारे में बताता है कि देखो सबसे पहले पृथ्वी क्या है, यहां से शुरुआत करता है वो, फिर देखो पृथ्वी पे वातावरण कैसा है, पृथ्वी पर पर्वत कैसे बने, फिर वो हमें पहुंचाता है और कहता है कि देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे हिमालय बना, कैसे हमारी पूरी दुनिया में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी यही क्यों होते हैं। तो वो हमें क्या करता है, वो हमारी सब्जेक्ट की नॉलेज को एनहांस करता है। फिर सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारी रटने की प्रवृत्ति हटाता है।